हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि जैसे बेसिकली तो ये सोरायसिस एक हेल्थ प्रॉब्लम ही हुई ना। तो जैसे और जो दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको डायग्नोज करने के बाद में उसको जो भी लगता है वो उस हिसाब से आपको मेडिसिन्स वगैरह लिख देता है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और वो आप उसकी मेडिसिन्स लेते हो और जो वो आपको और इंस्ट्रक्शंस लिख के देता है आप वो फॉलो करते हो। दैट्स इट। मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस हेल्थ प्रॉब्लम की वो बेसिकली उस डॉक्टर की हो जाती है। आप तो केवल जो वो आपको बोल रहा है वो मेडिसिन्स लेते हो और अगर कोई उसके अलावा कोई वो आपको गाइडलाइन देता है तो वो फॉलो करते हो। उसमें ना ही तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने का कुछ चक्कर होता है, ना ही आपको कोई ज़्यादा डाइट में चेंज करनी होती है। आई मीन टू से कि आप अपनी लाइफ को वैसे ही जी रहे होते हो जैसे आप जी रहे हो। आप अपने कैरियर, अपनी पर्सनल लाइफ में जो बिजी ऑलरेडी हो, आपको उस हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में और कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब जिम्मेदारी डॉक्टर की। आप केवल उसको फीस दे आओ और जो वो मेडिसिन लिख के दे वो ले लो, बात ख़त्म। तो ये चीज़ सोरायसिस के अंदर क्यों नहीं हो सकती? अब ये चीज़ सोरायसिस में पॉसिबल इसलिए नहीं है कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमने बात करी कि इसका एज ऑफ नाउ जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कोई इसका क्योर अवेलेबल नहीं है। तो जब किसी चीज़ का क्योर ही अवेलेबल नहीं है तो उसमें क्या होगा? आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको यही है कि भाई मैं आपको ये मेडिसिन दे रहा हूँ, इससे आपका इम्प्रूव होगा। और उसके बाद में अगर ये प्रॉब्लम फिर से आपकी बढ़ जाती है या और कोई इशू होता है तो आपको मेरे पास फिर से आना पड़ेगा और या तो हम यही मेडिसिन देंगे या कुछ और देंगे। आई मीन टू से कि इसका कोई क्योर नहीं है, ये एक मैनेजमेंट है, कंट्रोल है। अब जैसे कि जो हम बात कर रहे हैं कि इसकी मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, क्योर नहीं है, तो भी क्या प्रॉब्लम हुई? ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हेल्थ प्रॉब्लम्स की जिनका मैनेजमेंट होता है और लोग सालों साल, जैसे कि उनको डॉक्टर बोल देता है कि भैया ये 1 या 2 दवाइयाँ ये आपको लेनी है पूरी उम्र, और वो लेते रहते हैं और वो अपनी मस्ती से अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं जैसे वो जी रहे। तो क्या उसमें भी क्या प्रॉब्लम है? अगर इसका मैनेजमेंट भी है तो अगर कोई डॉक्टर मुझे बोलेगा कि आपको ये 2 या 3 गोलियां लेनी है तो मैं लेता रहूँगा पूरी उम्र, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो वाला केस भी यहाँ भी नहीं है। देखिए, आप में से जो भी लोग 2 साल, 5 साल या इससे ज़्यादा टाइम से सोरायसिस से डील कर रहे हैं, वो इस चीज़ को उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है ना, ये किसी भी मेडिसिन या किसी भी ट्रीटमेंट के प्रति जो है वो बहुत जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आज आपने कोई मेडिसिन से कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा होता है, ठीक है, और फिर कुछ टाइम के बाद आप महसूस करते हैं कि आप वही मेडिसिन ले रहे हो लेकिन अब आपको वो वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है और फिर शायद आपको वो डोज उस मेडिसिन की इंक्रीज करनी पड़ती है या उससे किसी और पे जाना पड़ता है। ये आपने फील किया होगा ना। अब इसमें क्या है, अब जैसे कि ये जो रेजिस्टेंस वाला जो चैलेंज है इसको हम लोग एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि अगर हम एलोपैथी की बात करते हैं, जो अपना मॉडर्न मेडिकल साइंस है जिसको हम अंग्रेजी दवाई बोल देते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसमें जब आप सोरायसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो मोस्टली वो लोग आपको एक मेडिसिन देते हैं मेथोट्रेक्सेट के नाम से, है ना, वो आपको देते हैं मेडिसिन। ये बहुत कॉमन मेडिसिन है जो कि आमतौर पे सोरायसिस की ट्रीटमेंट में स्टार्टिंग में दी जाती है। अब ये है क्या चीज़? ये बेसिकली एक एंटी कैंसर ड्रग है, यानी कि ये कैंसर की ट्रीटमेंट में दी जाती है। तो
आई थिंक आपको भी ये अच्छी वाली फीलिंग तो नहीं आई होगी ना कि यार मैं अपनी स्किन के लिए एक ऐसी मेडिसिन ले रहा हूँ जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में दी जाती है। इसका अर्थ ये हुआ ना कि यार वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है ना, मतलब वो कोई ऐसी नॉर्मल ड्रग नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग ड्रग है। अब एक तो वो स्ट्रॉन्ग ड्रग है और वो आप ले रहे हो लंबे टाइम तक, तो आप इस चीज़ को मान सकते हो कि उसके ठीक ठाक साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। अब जैसे एग्जांपल से हम लेते हैं कि मान लो आपने स्टार्ट किया, मान लो 10 mg पर वीक से, तो फिर क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद आप महसूस करते हो कि जितना इम्प्रूवमेंट, जितना कंट्रोल 10 mg पर वीक से स्टार्टिंग में था, वो कुछ टाइम के बाद में वो उसका इफ़ेक्ट घट जाता है, कम हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि आपको उसकी डोज इंक्रीज़ करनी पड़ जाती है, 10 से 20 पे जाओगे, फिर कुछ टाइम के बाद में शायद 20 से आपको और इंक्रीज़ करनी पड़ती है। फिर एक आएगा टाइम कि वो डॉक्टर बोलेगा कि यार ये तो इसकी डोज बहुत बढ़ रही है, हम ऐसा करते हैं, हम इसके बजाय किसी और मेडिसिन पे चले जाते हैं। ठीक है, आप उस पर चले गए, वो डेफिनेटली इससे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, फिर उसका भी इफ़ेक्ट एक आता है टाइम, वो घट जाता है, फिर किसी और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन पे जाओगे, फिर शायद ऐसा होगा कि वो आपको ओरल ड्रग ना दे, क्योंकि ओरल जो ड्रग जाती है वो पेट में जाएगा, फिर असर करेगा, उसका असर आने में टाइम लगता है। वो शायद आपको डायरेक्टली कोई इंजेक्टेबल्स दे देते हैं जो कि सीधा ब्लड में जाके इंस्टेंट इफेक्ट डालता है, वो और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फिर टाइम आएगा, आपने शायद महसूस भी किया होगा, जिन लोगों ने काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक ये इंग्लिश मेडिसिन लिए हैं, एक आता है टाइम कि आप बोल रहे होते हो कि डॉक्टर साहब कुछ रिलीफ नहीं हो रहा, बट वो शायद आपकी बात को अनसुना कर देता, वो इसलिए अनसुना करके वही चीज़ आपको देता रहता है मेडिसिन, क्योंकि उसके पास में और है ही नहीं कुछ, और वो ये नहीं बोलना चाह रहा कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है। फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो आप ट्रीटमेंट ले रहे थे, जैसे यहाँ पर आप एलोपैथी की बात कर रहे हैं, वो आपको ऑल टुगेदर छोड़ के किसी और पे जाना पड़ता है। जैसे अगर आप स्टार्टिंग में एलोपैथी ले रहे थे तो फिर आपको वो बिल्कुल छोड़नी पड़ती है और आप आयुर्वेद, होम्योपैथी या किसी और पे जाते हैं। और वैसे ही उनमें भी होगा कि अगर वो आयुर्वेद ले रहे हो और आप लॉन्ग टर्म तक लेते रहते हो और अपनी मतलब केवल आप पूरा का पूरा डिपेंड हो मेडिसिन पे, तो वहाँ भी एक स्टेज आएगी कि वो काम करना बंद कर देती है। अब ये तो बात हुई कि वो उसने काम करना बंद कर दिया, लेकिन इसका जो एक मेजर फैक्टर था कि जब आप इतने टाइम तक ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेते रहते हो तो उससे आपकी बॉडी पे क्या क्या असर पड़ता है। हालांकि जो मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं उन पे हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। अब जैसे हमने बात करी ना मेथोट्रेक्सेट के बारे में, अब ये बेसिकली क्या है, ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट है। इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, सप्रेसेंट का मतलब जो उसको सप्रेस कर देता है, दबा देता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सोराइसिस ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, इसका मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा फॉल्टी है, कंफ्यूज्ड है, और वो हाइपर एक्टिव मतलब गुस्से में है वो, और वो गुस्से में होने की वजह से वो आप ही की बॉडी के जो हेल्दी स्किन सेल्स है वो उन पे अटैक कर रहा होता है। तो अब ये क्या करता है, जो ये मेडिसिन है मेथोट्रेक्सेट या कोई और भी मेडिसिन लोगे आप, वो क्या करते हैं कि वो उस इम्यून सिस्टम को ज़बरदस्ती दबा देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं। ये ऐसा ही है कि वो गुस्से में है और आपने उसको एक जोर का झापट मारा और उसको बोला बैठ नीचे, बिहेव, तो वो बैठ गया। अब आपने उसको मार के बिठा दिया, तो वो आपके जो है कुछ जब तक वो मेडिसिन लेते हो उसके आपके सिम्टम्स कंट्रोल में रहते हैं। और फिर क्या होता है कि जैसे ही आप वो मेडिसिन छोड़ते हो, क्योंकि आपने उसको मार मार के, झापट मार मार के उसको आपने बिठाया था, तो जैसे ही आप झापट मारना बंद करते हो, उसको रियलाइज होता है कि अब तो ये वीक हो गया, फिर वो डबल स्ट्रेंथ से आप पे हमला करता है। ये आपने फील किया होगा कि जब आप मेडिसिन छोड़ते हो तो जो एकदम से आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है ना, वो जब आपने मेडिसिन स्टार्ट की होती है उससे भी ज़्यादा हो जाती है कई बार। वो वही है ना, क्योंकि आपने मतलब इम्यून सिस्टम गुस्से में था तो आपने उसको शांत नहीं किया, आपने उससे
पुचकारा नहीं, आपने उसको प्यार से उसको शांत नहीं किया, आपने उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली दबा दिया, है ना। अब बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। ये जो मेडिसिन है ना मेथोट्रेक्सेट, इसका जो सबसे मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो है लीवर डैमेज। जब हमें सोरायसिस है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे जो लीवर है वो थोड़ा सा वीक है, वो थोड़ा सा बीमार है, और ये उस पे और उस लीवर को डैमेज करता है। तो यार ये तो मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि ठीक है, अगर आज मेरी प्रॉब्लम बहुत बढ़ी हुई है और मुझे एक बार कंट्रोल करना है तो आप ये मेडिसिन लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि बस ये मैं मेडिसिन लूँ और मेरी पूरी लाइफ निकल जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वो आपको बोलता है कि आप एक बार पैथोलॉजी लैब में जाके अपना LFT टेस्ट करवा के आ जाइए। उसका पर्पज ये होता है कि वो ये चेक कर रहा होता है कि अभी एट प्रेजेंट LFT मीन्स लीवर फंक्शनिंग टेस्ट, तो वो ये जानना चाह रहा होता है कि ये मैं मेडिसिन आपको देनी स्टार्ट करूं उससे पहले मैं देख लूं कि अभी आपका लीवर किस हालत में है। मतलब जितना आपका लीवर पहले कमज़ोर है उसी बेस पे वो मेडिसिन देगा, डोजेस। तो मतलब एक मेडिसिन आप ले रहे हो उस ट्रीटमेंट के लिए जिसमें आपका लीवर पहले ही कमज़ोर है, और वो मेडिसिन और उस पर इम्पैक्ट डालने वाली है ना। और दूसरा जो इसका, तो इससे जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो भी धीरे धीरे वीक हो जाता है। अब जैसे हम जानते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ऑलरेडी वीक होता है, बहुत से लोग इस चीज़ को रियलाइज़ भी करते होंगे डेली लाइफ में। किसी को कॉन्स्टिपेशन होगा, किसी को इनडाइजेशन होगा, मतलब डाइजेस्टिव हेल्थ का बहुत बड़ा रोल होता है ऑटो इम्यूनिटी में। तो वहाँ भी ऑलरेडी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है, ये उसको और इम्पैक्ट डालने वाला है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक लेओगे। उसके अलावा फटीग, वीकनेस, इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी, यानी कि इट्स नॉट ए गुड आइडिया, है ना। ये कोई अच्छा आइडिया नहीं लॉन्ग टर्म में लेना। मैं कोई इन मेडिसिन के अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है या आपका स्टार्ट है एकदम से बड़ा हुआ है, कुछ आइडिया नहीं लग रहा, और डेफिनेटली जो हम बात करने वाले हैं ना नेचुरल हीलिंग के आइडियाज़ की, उनके इफ़ेक्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐसे में आप डॉक्टर के पास जाना और उनसे मेडिसिन लेना ताकि कुछ हद तक कंट्रोल हो जाए मामले, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम उसी केस में होती है जब आप उसको लॉन्ग टर्म में लेना शुरू कर देते हो और आप मान लेते हो कि यही क्योर है। वो क्योर नहीं है पहली बात, तो वो उसको ज़बरदस्ती मैनेजमेंट, और उनके लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। अब हम बात कर ले आते ऐसे ही जो एलोपैथी के अंदर जो ऑइंटमेंट्स वगैरह, क्रीम्स, जेल, शैम्पूज़ आते हैं, इनमें मेनली जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या होता है। शैम्पूज़ वगैरह में होता है कोल्टार, ऑइंटमेंट्स में कोल्टार, सैलिसिलिक एसिड, बेटा मेथासोन, ये सब होता है। ये क्या होता है, इनका क्या पर्पज होता है कि ये बेसिकली जो स्किन की जो एक्स्ट्रा जो आपकी मतलब जो जहाँ जहाँ पे सोरायसिस के पैच होते हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा स्किन की लेयर हो जाती है ना, वो उस एक्स्ट्रा लेयर को उतार देते हैं, बेसिकली पील ऑफ कर देते हैं। मतलब आपने उसको अप्लाई किया और जब आप उसको वॉश करते हो नेक्स्ट डे, या अगर आप शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो आपने अप्लाई करके जब आप उसको वॉश कर देते हो तो वो उस एक्स्ट्रा लेयर को, स्किन को पील ऑफ कर देता है, उतार के फेंक देता है। और वो भी नेचुरल नहीं होता, वो क्या होता है कि वो उनका काम है उतार के फेंकना एक्स्ट्रा लेयर को। तो उस दौरान वो हार्श होते हैं, वो कोई बहुत जेंटल नहीं होते आपकी स्किन पे। वो क्या करते हैं, आपकी स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है ना, हमारी स्किन में एक नेचुरल मॉइस्चर है, हमारे बालों में, हमारे स्किन में, स्काल्प में, वो उस नेचुरल मॉइस्चर को भी धीरे 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 घटा देते हैं, कम कर देते हैं। इसीलिए आपने महसूस किया होगा जो लोग ऐसे मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करते हैं जिसमें कोल्टार होता है, वो वॉश करने के बाद फील करना अपने हेयर्स को ड्राई से हो जाते हैं, लाइफलेस, जान खत्म हो जाती है, ब्रिटल हो जाता है। वो इसीलिए है क्योंकि उसने उतार के तो फेंक दिया उस स्किन की लेयर को एक्स्ट्रा वो, लेकिन उस चक्कर में उसका इम्पैक्ट बड़ा हार्श होता है। और उसके अलावा क्या होता है कि अगर आप रेगुलरली ये सब यूज़ करते हो ना,
मेडिकेटेड क्रीम्स वगैरह। तो ये क्या करती है, उस स्किन के एरिया, उस जो स्किन का जो एरिया है ना जहाँ पे आप ये लगा रहे हो, तो वो उस एरिया को थिन कर देती है। वहाँ की जो स्किन है वो आपकी पतली हो जाती है, थिन हो जाती है। उसका क्या होता है फिर लॉस। तो इसमें एक तो वही है, जो उसकी स्किन की जो नेचुरल थिकनेस होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। अब अगर वो स्किन आपकी पतली हो जाए तो उसके लॉन्ग टर्म में कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस होता है कि आपकी जो स्किन है वो सनलाइट या थोड़ी हीट को लेके वो मतलब उसमें बर्निंग होने लग जाएगी। आपकी स्किन फोटो सेंसिटिव हो जाएगी कि आप ज़्यादा धूप में जाएंगे या ज़्यादा हीट के आसपास जाएंगे तो वो स्किन आपकी बर्न होने लगती है, क्योंकि वही है ना, स्किन की जो लेयर है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है। और इसके दूसरे वही है जो साइड इफ़ेक्ट कि तो एक तो मतलब आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है ड्यू टू सोरायसिस, एक वो जब आप लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हो तो उसको और ज़्यादा स्किन को ड्राई कर देता है। यहाँ भी मेरा वही लॉजिक है कि अगर इमीडिएटली आपकी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप उसको यूज़ कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें आपके कंट्रोल में हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा शेक ना हो। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में नहीं है। अगर आप लेते रहोगे, यूज़ करते रहोगे, मैं उस चीज़ में इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। अब ये तो बात हमने कर ली एलोपैथी। तो आप ये बोल सकते हो ठीक है, अगर एलोपैथी में साइड इफ़ेक्ट है तो मैं कोई आयुर्वेद, होम्योपैथ जो अल्टरनेटिव होती हैं मेडिसिन्स, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, मैं कोई इसका अच्छा डॉक्टर पकड़ लूँगा और उसकी जो मेडिसिन है मैं लेता रहूँगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स है। इसका मैं आपको एक बहुत ही ईजी एग्जांपल देता हूँ। अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो जैसे आप लोगों में से जिन लोगों को भी सोरायसिस होता है उनमें से बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होती है ना। मतलब कि कॉन्स्टिपेशन इन लोगों में बहुत कॉमन है जिनको सोरायसिस होता है। और कॉन्स्टिपेशन के लिए आयुर्वेद में एक मतलब कहते हैं ना, एक बहुत ही माइल्ड, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते एज सच, और जो आराम से हर जगह मिल जाती है और बहुत मतलब उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती, त्रिफला पाउडर जो होता है। अब ये क्या है कि आप में से जिनको कॉन्स्टिपेशन है और जिन लोगों ने उसको ट्रीट करने के लिए त्रिफला यूज़ किया हो, वो आई थिंक अब मैं जो आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा उससे आई थिंक वो रिलेट कर पाएंगे। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता होगा, स्टार्टिंग में मान लो आप रोज़ रात को 1 चम्मच त्रिफला ले रहे होंगे विद वाटर, और उससे आपको मॉर्निंग में मोशन आ जाते होंगे प्रॉपरली। और फिर क्या होता होगा कि अगर आप कॉन्स्टिपेशन का जो रूट कॉज है, अगर आप उस पर काम ना करके केवल आप त्रिफला के ऊपर डिपेंड हो जाते होंगे, तो उससे क्या होता होगा कि धीरे धीरे आप देखोगे कि यार जो पहले जितना इफ़ेक्ट 1 चम्मच का था वो फिर बात नहीं बनती। उस इफ़ेक्ट के लिए आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी पड़ती होगी, मान लो 2 चम्मच पे जाना पड़ता होगा। उसके बाद में धीरे धीरे एक आएगा टाइम कि फिर दिन में 1 बार से बात नहीं बनेगी, शायद 2 बार लेना पड़ता होगा। उसके बाद मैं आपको कह सकता हूँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इतना इतना त्रिफला पाउडर रात को लेते हैं विद वार्म वाटर, उसके बाद जाके मुश्किल से उनका मॉर्निंग में पेट साफ होता है, वो भी काफ़ी देर मतलब बैठने के बाद टॉयलेट में। तो ये क्या हुआ, बेसिकली एक अच्छी मेडिसिन, इफ़ेक्टिव, लेकिन आपने उसको अब्यूज़ किया। मतलब जो उसका रोल केवल ये था कि वो आपको कुछ टाइम के लिए हेल्प दे, लेकिन फिर आप जो रूट कॉज है कि कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है आपको, आप उस पर काम करते, आपने वो नहीं किया, आप उस मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो गए, तो फिर अल्टीमेटली ये रिजल्ट निकला। और एक और है, जब आप इतना ज़्यादा ऐसी किसी, चाहे वो आयुर्वेदिक ही है बट है तो बेसिकली वो एक मेडिसिन, जब आप उस पर डिपेंड हो रहे होते हो ना, तो फिर क्या है, मतलब मैंने कुछ खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स थे वो मेरी बॉडी में गए और जो वेस्ट था वो मेरा बाहर निकला। लेकिन जब आप ऐसे मोशन के लिए इतना इतना क्वांटिटी में इतने इतने टाइम तक मेडिसिन लेते हो, तो क्या होता है
कि वो जो आपका जो एक नेचुरल सिस्टम था ना डाइजेशन का, वो पूरा बैठ जाता है, काम करना बहुत बंद कर देता है। आप खाते हो, आपने मेडिसिन रात को ली, मॉर्निंग में वो सब बाहर निकल गया। तो मतलब अल्टीमेटली आपका जो बॉडी में जो न्यूट्रिशनल, आपके जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलने थे वो भी आपको फिर नहीं मिलते। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम तो बैठ ही जाता है और उसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो जाती है। और जब वो आप इतना इतना ले रहे होते हो तो उसके बाद एक स्टेज आएगी कि आप सोचोगे कि यार अब तो ये मेरे लिए लेना प्रैक्टिकल रह नहीं गया। वैसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे ना एक आयुर्वेदिक काढ़े आते हैं, मतलब कि आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं जिनको आप पानी में बॉईल करके छान करके पीते हो, होता है ना। अब उनका भी एक हद तक रोल है कि आप उनको लो कुछ दिन, कुछ हफ्ते, और फिर उस प्रॉब्लम को नेचुरली ठीक करो। लेकिन होता क्या है कि अगर आप उस चीज़ को रेगुलरली लेते जाते हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप उस मतलब वाटर में जो उसका जो काढ़ा बनता है, जब आप उसको छान लेते हो तो उसके मतलब आप कह सकते हो कि जो बुरादे हैं, जो स्मॉल पार्टिकल है, वो उस सॉल्यूशन में नीचे रहते हैं, बैठ जाते हैं। अब अगर आप वो काढ़ा डेली पी रहे हो बहुत लंबे टाइम तक, तो वो जो स्मॉल पार्टिकल्स है ना, डेफिनेटली वो भी कुछ आपके बॉडी में जाते हैं। और जहाँ आपका लीवर, आपका ओवरऑल सिस्टम थोड़ा स्लो है, तो चांसेस होते हैं कि वो जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो बॉडी से प्रॉपरली बाहर ना निकल पाए। ऐसे बहुत से लोग को मैं जानता हूँ, बहुत तो नहीं लेकिन कुछ को मैं जानता हूँ, जिनको लॉन्ग टर्म में ये काढ़े वगैरह पीने से स्टोन की प्रॉब्लम्स हो गई। तो ये भी एक वही हुआ, अब्यूज़ हुआ, आपने उसको हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया। अल्टीमेटली और भी जो भी हैं, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे और जितने लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया, मैं उसके आधार पे बोल रहा हूँ कि आप केवल डॉक्टर पे छोड़ दो और आपका काम हो जाएगा। आपको जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। अब जो हम नेक्स्ट वीडियोस होंगे हम उन पे इसी बारे में बात करेंगे। मैं सिर्फ आपको 1 मिनट और लूँगा कि जब मैं बोल रहा हूँ कि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि यार मैंने इन सारी चीज़ों के ड्रॉबैक्स बता दिए, हल तो बता दूँ। डेफिनेटली हल के लिए ये हमने चैनल लॉन्च किया, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। देखिए, मेरे अपने अनुभव में और जितना मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, जो हमारी स्किन के ऊपर जो सोराइसिस के पैचेस है ना, वो स्किन की प्रॉब्लम तो है ही नहीं। वो प्रॉब्लम तो अंदर की है, पेट की है, मतलब इनर बॉडी की कह लो आप। ये तो उसका एक रिफ्लेक्शन है कि अंदर प्रॉब्लम है, उसका ये रिजल्ट है कि आपको ये बाहर स्पॉट्स आ रहे हैं। अगर आपको इन स्पॉट्स को रिड्यूस करना है, इनको धीरे धीरे ख़त्म करना है, तो जो इंटरनल बॉडी के प्रॉब्लम से आप उस पर काम करो, ये अपने आप ठीक होने लगेंगे। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो मैंने अभी तक का मतलब एक्सपीरियंस है, मैंने नोटिस किया है डाइजेस्टिव हेल्थ, गट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, GUT, गट, डाइजेस्टिव हेल्थ, और ब्रेन यानी कि स्ट्रेस, इमोशनल हीलिंग, ये दोनों जब आप इन पे काम करते हो ना, तो फिर आपको बेनिफिट होता है। और वैसे भी आपने कहीं ना कहीं शायद पढ़ा भी हो, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बोल दूं कि डाइजेस्टिव हेल्थ जो गट है ना, उसको कहा जाता है कि वो सेकंड ब्रेन है। यानी कि ब्रेन और डाइजेस्टिव हेल्थ ये आपस में जुड़े हुए हैं, और हमें इन दोनों पे ही काम करना है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को जो गुस्से में है, नाराज़ है, एंग्री है, उसको शांत करें। आपको अपना डाइजेस्टिव हेल्थ इम्प्रूव करना है, अपनी लाइफ में इमोशनल हेल्थ, स्ट्रेस, इन पे काम करना है, और उसके ये 2 बेसिक पिलर हो गए। उसमें फिर बहुत कुछ आएगा, डाइट चेंज, सप्लीमेंट्स, नेचुरल हर्ब्स, योगा, प्राणायाम, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उनके ऊपर हम लोग 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि थोड़ी ये वीडियो लंबी हो गई, सो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। लेकिन मुझे लगा कि यार अगर मैं ज़्यादा इसको छोटा करूँगा तो मैं शायद अपनी बात आपको अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ।